नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रचार थमा और सरकार काम पर लौटी। तस्वीर देखिए, प्रचार थम गया और इस प्रचार के बाद अब इंतजार है अगले 34 घंटे बाद वोटिंग होनी है। तो तीनों राजनीतिक दल जो मैदान में हैं, खासतौर से आमने सामने खड़े हैं, इन सब का प्रचार इस दौर में थम चुका है। और इस प्रचार के दौर में पहली बार दिल्ली की सड़कों पर कोई नजर आया तो उसके साथ मंत्री, कैबिनेट मंत्री, नेता, हर कोई नजर आ रहा था। और इन सब के साथ अगली नजर डालिए, अब जो इंतजार इस बात का हो रहा है कि कल से काम पर सरकार है। सभी मंत्री जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सभी बैठेंगे कल नीति आयोग की बैठक में। पहली नीति आयोग की बैठक कल से होने जा रही, तो कह सकते हैं सरकार कल से काम पर। तो दस्तक में आज बात दोनों की होगी, लेकिन इन सब से इतर दिल्ली चुनाव सिर्फ आर पार की बात है या कुछ और है। तो आइए जरा इसे टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव का मतलब अब की बार आर या पार, और इस आर और पार का मतलब होता क्या है या हो क्या सकता है, ये क्या वाकई किसी के लिए वाटरलू साबित होगा। पहली रिपोर्ट। आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? हम ही तुम्हारे बिजली के बिल कम करेंगे, हम ही तुम्हारे महंगाई कम करेंगे। ठीक 200 बरस पहले नेपोलियन वाटरलू में हारे थे, और 200 बरस बाद दिल्ली चुनाव कुछ इस अंदाज में है जहां नरेंद्र मोदी हो या फिर केजरीवाल, दोनों में जिसे भी हार मिली उसके लिए दिल्ली वाटरलू ही साबित हो सकती है। क्योंकि दिल्ली फतह की पहली कहानी दिल्ली में केजरीवाल की जीत से शुरू होती है, जब उन्होंने शीला दीक्षित को न सिर्फ हराया बल्कि कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर कर दिल्ली के सीएम बन बैठे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित वह 2013 का साल था, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव के ऐन बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जिस जनादेश के साथ भारतीय राजनीति में इतिहास रचा, उसने गुजरात के सीएम के तौर पर 12 बरस पुरानी लोकप्रियता को भी पीछे छोड़ दिया। और पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी के नाम भर से एक के बाद एक कर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर तक में बीजेपी को जिस तरीके से जीत मिली, उसने नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति में नेपोलियन तो बना ही दिया। जबकि लोकसभा चुनाव में बुरी गत केजरीवाल को मिली, तो उन्होंने दिल्ली के बाहर किसी भी राज्य में चुनाव से न सिर्फ तौबा कर ली, बल्कि जिस महाराष्ट्र और हरियाणा में दिल्ली के बाद केजरीवाल का सबसे बड़ा कैडर था, वहां भी अपनी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के निर्णय को खारिज करते हुए सारा दाव सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर ही लगाना तय कर लिया। 7 महीने में आप बलात्कार नहीं रोक पाए तो आप आने वाले 5 साल के अंदर महिलाओं को सुरक्षा कैसे? लेकिन दोबारा इतिहास में लौटी और इतिहास के पन्नों को पलटिए तो 1815, जी 200 बरस पहले नेपोलियन के खिलाफ वाटरलू में इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्शिया की सेना एकजुट हो, उससे पहले ही नेपोलियन ने हमला कर दिया था। और नेपोलियन को भरोसा था कि उसे जीत मिल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। संयोग देखिए, कुछ इसी तर्ज पर दिल्ली में केजरीवाल ने अगर सारी ताकत झोंकी, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी समूची पार्टी ही नहीं बल्कि समूची सरकार को ही जिस तरीके से दिल्ली की सड़क पर उतार दिया, उसने संकेत साफ दे दिए कि चुनाव का बिगुल फूंकते ही दिल्ली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक चुनावी रण में तब्दील हो चुका है। और दोनों नेताओं के लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि केजरीवाल अगर दिल्ली में हारते हैं तो आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, केजरीवाल का नेतृत्व कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी अगर हारती है तो नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक व्यक्तित्व लोप हो जाएगा। बीजेपी के भीतर से विरोध के स्वर निकलेंगे, और फिर दिल्ली के बाद बिहार और यूपी की चुनावी राजनीति में क्षत्रपों को ऑक्सीजन मिल जाएगा। यानी दिल्ली जीत हार भारतीय राजनीति को भी किसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर सकती है। इसके पहले और खुले संकेत भी दरअसल दिल्ली में ही मिले हैं। लोकसभा चुनाव में जनता परिवार के हारे क्षत्रपों ने एक तरफ केजरीवाल को समर्थन देकर मोदी को चुनौती देने की अपनी राजनीति को किसी तरीके से जीवित रखा है। समर्थन नीतीश ने दिया, देवगौड़ा ने दिया, ममता ने दिया। दूसरी तरफ मोदी ने ही पहली बार दिल्ली के चुनाव प्रचार में ही जनता परिवार के नेताओं की राजनीतिक जमीन को मान्यता दे दी। यहाँ तक कि ममता का भी नाम लिया और नीतीश का भी नाम लिया, और यह कहकर नाम लिया कि इनकी राजनीतिक जमीन पुख्ता है और इनमें कोई भी केजरीवाल सरीखा नहीं है।
तो जो पीएम की कुर्सी के लिए बनारस तक जा पहुंचा, यानी भारतीय राजनीति दिल्ली के जरिए एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग की आस लगाए हुए है जहां मोदी हो या केजरीवाल, उनकी हार सिर्फ हार नहीं होगी बल्कि नेपोलियन के वाटरलू की तर्ज पर इतिहास रचेगी। तो इंतजार कीजिए, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 2 दशक तक नेपोलियन ने समूचे यूरोप को अपनी उंगलियों पर नचाया था, लेकिन वाटरलू के मैदान में आकर उनकी हार हुई थी और नेपोलियन सैनिक थे, कमांडर थे, हार उन्हें मिली थी। बहरहाल लेकिन दिल्ली में वाकई क्या किन किन कमांडरों को किस किस स्थिति में पहुंचना है, इसका इंतजार तो दस्तक करना होगा। लेकिन उससे पहले प्रचार थमा तो उसके बाद दोनों पार्टी जो आमने सामने दिल्ली में नजर आ रही है, अपनी अपनी बात कहने के लिए आई। The main issue has been a stable government and good governance, and also the claim that only BJP can deliver that, which is so eminently personified by the performance of the Narendra Modi government. हमारा मूल मुद्दा रहा है स्थायी सरकार, निर्णायक सरकार, सुशासन देने वाली सरकार, जो सुशासन बीजेपी ही दे सकती है, जैसा नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर रही है। कि दिल्ली में बिजली पानी की समस्या हर वर्ग में थी, हर क्षेत्र में थी, और बिजली पानी पर हमने जो अपना मैनिफेस्टो में जो एक्शन प्लान बनाया वो दिल्ली की जनता ने बनाया। इसी तरह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल कैसे लाया जाएगा, और गवर्नेंस में आम लोगों की सहभागिता, उनका पार्टिसिपेशन, उसका भी प्रस्ताव लोगों की तरफ से आया, जो स्वराज बिल में हमारे पहले ही निहित है और उसको हम लागू भी करेंगे। अपनी अपनी बात तो कही जा रही है, लेकिन दिल्ली वालों के दिल में है क्या, और दिल्ली का चुनाव किसके लिए कितना बड़ा ऐसे टेस्ट है? अगर मुद्दों के आसरे और नेताओं की अपनी छवि के आसरे परखने की कोशिश करें तो रिपोर्ट आपके सामने है। दुनिया आज जब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है तो उसकी पहली नजर दिल्ली पर जाती है। बिजली के दाम आधे कर दिए थे, पानी मुफ्त कर दिया था दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को भारत की ताकत से जोड़ रहे हैं, तो केजरीवाल दिल्ली को दिल्ली वालों की न्यूनतम जरूरतों से। विकास होगा तो जीवन में बदलाव आएगा, विकास होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा विकास का दिल्ली में भी दिया। विकास को आगे ले जाने के लिए, विदेशी पूंजी लाने के लिए हर मुश्किल आसान करने वाले रास्तों का भी जिक्र किया, और दुनिया भर में मिल रही वाहवाही का जिक्र भी दिल्ली चुनाव में किया। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा तक को दिल्ली चुनाव से जोड़ा। अगर ओबामा आए और 26 जनवरी के कार्यक्रम के सिवाय कुछ न हुआ होता, नमस्ते नमस्ते करके चले गए होते, तो ये विरोधी हमारे लोग हमारी चमड़ी उधेड़ देते कि नहीं उधेड़ देते। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पहले दिन से दिल्ली में बिजली, पानी, सड़क की उस नब्ज को पकड़े रहे जो जीने की न्यूनतम जरूरत है। हमने भी पिछली बार चुनाव लड़ा था, हमने भी वादे किए थे, लेकिन भाई साहब जितने वादे किए थे एक एक वादा पूरा करके दिखाया था हम लोगों ने। भ्रष्टाचार और सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे, जो लोगों को कहीं ना कहीं जरूरी हो चला है। अरे जनता कह रही है अकाउंट में पैसा तो नहीं है, खाली अकाउंट से पेट तो नहीं भरता। यानी दिल्ली को देखने समझने की ही बात नहीं, बल्कि सत्ता मिल जाए तो किस दिशा में दिल्ली को ले जाने के सपने कौन किस रूप में बुनेगा और दिल्ली वाले किसे मान्यता देंगे, उसका भी ऐसे टेस्ट दिल्ली चुनाव में ही होना है। दिल्ली को मोदी के गवर्नेंस तले चकाचौंध दिखाई देती है कि नहीं, या फिर विकास के लिए जो बड़े बड़े काम विदेशी पूंजी के जरिए आने वाले वक्त में होने हैं वह समझ में आता है कि नहीं, या फिर केजरीवाल का सिस्टम से ही संघर्ष करते हुए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के उपाय या महिला सुरक्षा के लिए रास्ता निकालना कितना मायने रखता है, ऐसे टेस्ट इसका भी है। एक एक वोट का विश्वास निभाऊंगी। ध्यान दें तो दिल्ली चुनाव में खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के 8 महीने 10 दिन पुरानी सरकार और केजरीवाल के 49 दिन दिल्ली सरकार में बतौर सीएम को लेकर भी नायाब मुकाबला है। हर कोई जानता है मोदी सरकार बहुमत के साथ है और 2019 तक उन्हें कोई चुनावी टेस्ट नहीं देना है, लेकिन केजरीवाल के पास सत्ता के नाम पर कुल जमा पूंजी वही 49 दिन है जो राजनीति से लेकर सड़क तक के निशाने पर आ गए। लेकिन पहली बार दिल्ली चुनाव लोकतंत्र के उस मिजाज को भी जीने के लिए तैयार है जहां केंद्र की सरकार पर नकेल कसने के लिए किसी दूसरी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, या फिर जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो उसी पार्टी की सरकार राज्य में भी होनी चाहिए, तभी बेहतर काम होता है। यानी कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों को लेकर भी दिल्ली चुनाव में ही टेस्ट होना है।
सही मायने में दिल्ली चुनाव दो अलग अलग समाज या फिर ये कहें दो भारत के बीच का भी चुनाव इस दौर में हो चला है, जहां एक की जरूरत दूसरे के लिए सपना है और दूसरे की जरूरत पहले के लिए भीख देने वाला सच। आपको ये कॉर्पोरेशन में फिर वो जो पैसा आपको चाहिए, खासकर ईस्ट दिल्ली को, वो पैसा नहीं मिलेगा। यानी दो भारत के बीच की राजनीति को बांटने वाला भी दिल्ली चुनाव साबित होगा। इसीलिए यह माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव का फैसला भविष्य की राजनीति को देखने और करने का नजरिया बदल देगा। लेकिन बावजूद इन सब के अभी तो वोटिंग हुई नहीं है, सिर्फ प्रचार थमा और ओपिनियन पोल आए हैं। बावजूद इसके कुछ बिखरा बिखरा सा बीजेपी के भीतर से क्यों नजर आ रहा है? मसलन शत्रुघ्न सिन्हा, देखिए क्या कह गए। देश का प्रधानमंत्री यहाँ कप्तान नहीं, यहाँ के कप्तान हैं या अभी दिख रहे हैं हमारी किरण बेदी जी। तो हारेगी तो ठीकरा किरण बेदी के ऊपर, और जीतेंगे तो बहुत हद तक ठीक रह जाएगा हमारे नरेंद्र मोदी जी पे। और हारेंगे अगर मैं नहीं कहता हूँ ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है कि हम सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मैं तो कहूँगा कि देश के, मैंने सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि देश के चंद बहुत ही अच्छे और स्वच्छ छवि वाले नेता हैं हर्षवर्धन। जरूर आप कह सकते हैं कि अगर उनका चयन होता, चाहे उनको पेश किया जाता, प्रेजेंट किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मुश्किल इतनी बार नहीं है कि जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दिया उससे इतर हर कोई खामोश है, बताएंगे उसके भी। लेकिन इन सब के बीच प्रचार थमा है, कल से सरकार काम पर आ रही है और हो सके उतना जल्दी। दिल्ली चुनाव प्रचार का शोर थमा तो अब सरकार काम पर लौट रही है। काम का श्री गणेश कल नीति आयोग की बैठक से होना है। चुनाव प्रचार के दौर में जहां तमाम मंत्री प्रचार में लगे रहे, वहीं प्रचार थमने के बाद कल नीति आयोग की बैठक में दर्जन भर मंत्री हिस्सा लेंगे। यानी दिल्ली चुनाव के दौर में जो सवाल बार बार सरकार के कामकाज को लेकर ये उठ रहे थे कि दरअसल प्रचार में सरकार जुटी है और काम हो नहीं रहा, तो वो आज प्रचार खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया और कल से सरकार काम पर जुटेगी। और 60 बरस पुराने जिस योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाया गया है, उसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के अलावे 2 राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और राव इंद्रजीत भी शामिल होंगे। यानी चुनाव प्रचार की थकान के बाद नीति आयोग की कल की बैठक इस मायने में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्यों के विकास और उनकी जरूरतों को लेकर केंद्र का रवैया होगा क्या। यानी कल पहली बैठक में यह सब सामने भी आएगा। चूंकि बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को छोड़कर सभी सीएम की मौजूदगी भी रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार से दो हाथ करने को लेकर तैयार है। खासतौर से शारदा घोटाले में जिस तरीके से उनके मंत्रियों को फंसाया जा रहा है उसके मद्देनजर यानी ममता बनर्जी कल नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम की मौजूदगी कल की बैठक में जरूर होगी। और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस योजना आयोग को खत्म किए जाने का विरोध कर रही थी। तो ऐसे में योजना आयोग की जगह नीति आयोग और मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की जगह अरविंद पनगड़िया के बदलने से मोदी सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन आएगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह बदलते दौर में आर्थिक नीतियों को भी बदलने का जिक्र किया था, क्या वो सब कुछ कल की बैठक में नजर आ जाएगा? नजरें इस पर भी होंगी। और इन सब के बीच केंद्र राज्य संबंधों में भी क्या बदलाव की जरूरत है? नजरें इस पर भी रहेंगी। हालांकि नीति आयोग का सच यह भी है कि मोन्टेक सिंह जिस विश्व बैंक और IMF की नीतियों की वकालत करते रहे, उन्हीं नीतियों के हिमायती पनगड़िया भी है। और विदेशी पूंजी के जरिए विकास करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून और श्रमिक कानून में बदलाव लाने की जरूरत की वकालत मोन्टेक सिंह भी किया करते थे। लेकिन उस वक्त गठबंधन की सरकार थी और अब जनादेश के साथ सरकार है। इसीलिए माना यही जा रहा है कि जिन नीतियों को लेकर मनमोहन सिंह सरकार अटक गई, उन नीतियों को कहीं तेजी से आगे बढ़ाने की स्थिति में मोदी सरकार जरूर होगी, क्योंकि मोदी सरकार के पास बहुमत है और मुश्किलों के समाधान के लिए वो अध्यादेश लेकर आ चुकी है। नीति आयोग की पहली बैठक के बाद ये तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी कि योजना आयोग सिर्फ नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है या सचमुच उसके कामकाज करने का तरीका और उसकी भूमिका भी बदल गई है। योजना आयोग को लेकर मुख्यमंत्रियों को शिकायतें रहती थी और इस बात पर भी नजर होगी कि क्या नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच दूरी को कम कर पाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पंचवर्षीय योजनाओं की जगह नीति आयोग के पास देश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या नुस्खा है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।
बहरहाल दोबारा लौटी अगर चुनाव के मद्देनजर तो समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी के अध्यक्ष एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त इस बात का जिक्र कर गए कि दरअसल 15 लाख जो हर काले धन का हिस्सा हर के खाते में पहुंचना था वो तो एक राजनीतिक जुमला था, घेर लिया गया राजनीतिक दलों के जरिए। लेकिन क्या कहा गया था, क्या कहा जा रहा है, दोनों सुनिए। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। और अब आप कोई उम्मीद न रखिए कि महंगाई वो कम करेंगे, क्योंकि ये भी उन्होंने चुनाव में कहा था। उन्होंने ये भी कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, वो भी आप कम करने की बात नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा था महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो भी, क्योंकि सारी चीजें चुनावी जुमले हैं। तो बहुत अच्छा किया बीजेपी ने कम से कम मान लिया कि न केवल वो काला धन नहीं ला सकते, बल्कि ये एक तरीके का राजनीतिक जुमला था, पॉलिटिकल स्टंट था। तो जिस दिल्ली को लेकर सियासी हंगामा पूरे शवाब पर है, उस दिल्ली का मतलब होता क्या है, जरा रिपोर्ट देखिए। एक करोड़ 23 लाख वोटरों वाली दिल्ली का सच उसका अपना रंग है, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ मेहनत कशों की आजीविका का सवाल तो दूसरी तरफ रईसों को सुविधाओं से लैस करने का। एक तरफ इज्जतदार जिंदगी का सवाल तो दूसरी तरफ किसी तरह अंधेरे से पहले घर सुरक्षित पहुंचने के सवाल। एक तरफ गंदगी में समाया शहर तो दूसरी तरफ चकाचौंध में खोया शहर। एक तरफ लुटियंस की दिल्ली तो दूसरी तरफ झुग्गी को पक्के मकान में बदलने का सियासी सपना। ये कल्पना के परे है कि देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन एक नई शुरुआत के डर से शुरुआत होती है। दिल्ली वाला रात में बैठकर यकीन नहीं कर सकता कि अगली सुबह उसके दफ्तर जाने का रास्ता होगा कौन सा, कहां से सब्जी मिलेगी या कहां से डीटीसी बस मिलेगी, किस रफ्तार से अपने मुकाम पर वो पहुंचेगा या फिर पहुंच जाएगा, पानी आएगा या नहीं आएगा, बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे कुछ भी पक्का पता नहीं होता। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक, पटाखों से परहेज, यमुना की सफाई, 15 बरस पुराने वाहनों को टाटा बाय बाय, रेहड़ियों पर बिकते सामानों से बचना, पटरियों पर पैदल वाले ही चले, जेब्रा क्रॉसिंग पर रुके, लाल बत्ती ना टापे, गाड़ियों का इस्तेमाल अकेले सफर के लिए ना करें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। उपदेश और अभियान में खोई दिल्ली कल भी थी और आज भी है। चावड़ी बाजार इस दौर में हार्डवेयर के बाजार में बदल गया। चांदनी चौक की रंगत कपड़े के बाजार में तब्दील हो चुकी है। झल्ली वाले अब यहाँ पर मजदूर कहकर पुकारे जाते हैं, तांगे वाले तो खत्म ही हो गए। और दिल्ली में तैरती आबादी रात गुजारने के लिए छत नहीं देखती। यहाँ अब भी स्टोव पर खाना बन जाता है। ट्रांजिस्टर के गाने पुरानी दिल्ली में हर नुक्कड़ पर आज भी सुने जा सकते हैं। ठेले वाले, सामान उठाने वाले, रिक्शे वाले, पॉलिश करने वाले, दुकानों के आगे बनी सीमेंट की पटरी पर आज भी रात में सोते नजर आ सकते हैं। इस दिल्ली में जो रमा वह दिल्ली का ही होकर रह गया। बस्तियां बढ़ी, डीडीए कॉलोनी की रफ्तार बढ़ी, अशोक विहार, लॉरेंस रोड, वसंत कुंज, सरिता विहार, रास्ते यहाँ भी बने, लोग यहाँ भी बसे। दिल्ली ने अंग्रेजों की लुटियंस को भी सहेजा है और विभाजन के दर्द का भी वो रहबर रहा। तंग गलियों में बहते मवाद के इर्द गिर्द 1500 बस्तियों को भी दिल्ली ने ही संजोया है और 4500 से ज्यादा आवासीय कॉलोनियों को सुविधाओं से लैस करने के सियासी नारों को भी दशकों से दिल्ली ने ही अपने में समाये रखा।